वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है फिर से आपका। आज हम शुरू कर रहे हैं एसएसटी में इकोनॉमिक्स का पार्ट। ज्योग्राफी हमने कर ली है और मैप्स उसमें कुछ बाकी है, वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। बहुत से बच्चों का कंसर्न आ रहा है कि मैम मैप मैंने जो इंडिया का मैप बनाया है एक बार आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा तो बाकी के मैप तो आपके लिए चुटकियों का काम होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का सेक्शन, जिसमें जो 14th चैप्टर है वो है आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन। आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन, अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्लानिंग। देखिए, अवधारणा क्या होती है? हम किसी चीज के बारे में अपने कुछ विचार बनाते हैं कि ये काम कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे होने चाहिए। तो ये जब विचार समेकित रूप से मिल जाते हैं, ओवरऑल जब ये विचार इकट्ठे होते हैं और पूरा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है ना, उसको अवधारणा कहा जाता है। तो आर्थिक अवधारणाओं के अंदर आपका ये जो चैप्टर है लगभग आधा रिड्यूस कर दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय आय की अवधारणा है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम की अवधारणा है, जिसमें जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा है। मोटा मोटी तौर पर आपको बता दूं कि किसी भी राष्ट्र या किसी भी निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में जितने भी जो अंतिम उत्पाद होते हैं उनके मूल्यों का योग जो है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो अब अंतिम उत्पाद कैसे हुए कि जैसे गेहूं उगाया है किसान ने, लेकिन हम उसको नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद में आटा बनाया गया, उसको भी नहीं जोड़ेंगे। लेकिन उस आटे से अगर बिस्किट बना के बेचा जाता है, यानी कि एंड प्रोडक्ट जो कंज्यूमर के घर पहुंचता है, अगर हम आटा लेके आते हैं तो उसकी कीमत जोड़ी जाएगी, अगर हम गेहूं लेके आते हैं तो उसकी कीमत जोड़ी जाएगी, और अगर हम वो दोनों चीजें नहीं लाके बिस्किट लेके आते हैं तो या ब्रेड लेके आते हैं तो उसकी कीमत जोड़ी जाएगी। कहने का मतलब जो लास्ट उपभोक्ता तक जो भी अंतिम उत्पाद पहुंचता है उसकी कीमत जब पूरे देश के हर उत्पाद और सेवाओं की कीमत जोड़ी जाए तो उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसी राष्ट्रीय आय में जब जनसंख्या को भाग दे दिया जाता है तो वो पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। लेकिन ये आपके कोर्स से रिड्यूस कर दिए गए हैं। ये कुछ कई सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी भी शामिल है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वो सब जो है आपके कॉन्सेप्ट रिड्यूस्ड हैं। तो आपको अब उन पर ज्यादा नहीं ध्यान देके जो हैं उन पर ध्यान देना है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो 4 नंबर का है। 4 नंबर का है, इसका मतलब ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो थियोरेटिकल पूछे जाएंगे, ज्यादातर वर्णनात्मक क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। फैक्चुअल क्वेश्चन जो है 1-2 बनते हैं, वो आपको लास्ट में बता दिए जाएंगे, लेकिन ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें या तो आपको परिभाषा देनी है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन। तो अवधारणाएं क्या क्या है, पहले ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। सबसे पहली अवधारणा जो आपके इस रिवाइज सिलेबस में शामिल है वो है आर्थिक विकास की अवधारणा। देखिए बच्चों, 2 शब्द होते हैं, एक शब्द होता है वृद्धि, ठीक है, और दूसरा होता है विकास। एक तो होता है वृद्धि और दूसरा विकास, दोनों में बहुत फर्क है। अब बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, तो वो ये कहेंगे कि वृद्धि का बढ़ना यानी विकास, लेकिन यहाँ लिखा क्या है, ग्रोथ नहीं लिखा है या डेवलपमेंट लिखा है, ठीक है ना, विकास लिखा है, वृद्धि नहीं लिखा है। तो वृद्धि और विकास एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट अवधारणाएं हैं। जब बढ़ोतरी होती है, सिर्फ बढ़ोतरी, इसको हम एक इंसान के परिप्रेक्ष्य में देखें, एक बच्चा है, अगर उसकी सिर्फ हाइट बढ़ रही है या उसकी सिर्फ हेल्थ बढ़ रही है तो वो क्या है, वो सिर्फ वृद्धि है। लेकिन अगर हेल्थ और हाइट बढ़ने के साथ साथ उसकी मेंटल कंडीशंस चेंज हो रही है, उसके शरीर में जो भी फिजिकल चेंजेस होने चाहिए वो अच्छे से हो रहे हैं, उसके जो एजुकेशनल ग्रोथ होनी चाहिए वो भी हो रही है, ये सब साथ में हो रहे हैं, तो उसको विकास कहेंगे, ठीक है ना। तो वृद्धि और विकास एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। वृद्धि विकास में शामिल की जा सकती है, लेकिन विकास को सिर्फ वृद्धि नहीं कहा जा सकता। तो आर्थिक विकास की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप प्रॉपर वर्ड टू वर्ड परिभाषा क्या लिखेंगे? देखिए, आपके जो बुक है उसमें खूब सारा लंबा चौड़ा मैटर दिया हुआ है, आपको सिर्फ उस चीज को समझना है और लिखना है। तो अगर आर्थिक विकास का कोई क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर तक का क्वेश्चन आएगा, तो आप आराम से ये परिभाषा लिख सकते हैं कि जब एक अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ, यानी वृद्धि तो हो ही रही है, ग्रोथ तो हो ही रही है, उसके साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण, यानी समाज समय के साथ साथ बदले, अपने आप को विकसित करे, सांस्कृतिक स्वरूप, संस्थागत ढांचा। संस्थागत ढांचे का मतलब होता है कि राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, उनमें भी तो टाइम के साथ परिवर्तन आना चाहिए, वो भी पुराने डर्रे पर तो चल नहीं सकते। उत्पादन की तकनीक यानी मशीनरी, और अर्थव्यवस्था की संरचना भी विकसित हो,
यानी सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रीय आय की वृद्धि नहीं होनी है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ उसके साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक स्वरूप, संस्थागत ढांचा, उत्पादन की तकनीक और अर्थव्यवस्था की संरचना में भी विकास हो तो उसको आर्थिक विकास कहा जाता है। यानी अर्थव्यवस्था अपने साथ सिर्फ पैसे में ग्रोथ लेके नहीं चलती, उसके साथ साथ इन सब चीजों में भी वृद्धि या ग्रोथ होनी जरूरी है। When the national income and the per capita income increase in a country along with the growth of social perspective, cultural form, institutional structure, production technology and economic structure, then it will be called as economic development. Otherwise इसको हम सिर्फ growth कहेंगे, development नहीं कहेंगे, इसको सिर्फ वृद्धि कहेंगे, विकास नहीं कहेंगे अगर ये सब चीजें साथ में हो। अगर कोई ये पूछे कि अगर राष्ट्रीय आय बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो ये क्या है, ये सिर्फ वृद्धि है, विकास नहीं है। विकास कब होगा? जब इन दोनों के साथ साथ बाकी चीजें भी सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, उत्पादन में तकनीक की दृष्टि से, संस्थागत दृष्टि से हर चीज में वृद्धि होगी तो वो विकास कहलाएगा। अगली आपके कॉन्सेप्ट है वो है सतत, धारणीय या पोषणीय विकास। तीनों नाम में से अगर कोई भी एक नाम आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, तीनों का मतलब एक ही है, सतत, धारणीय या पोषणीय विकास। मतलब ये है कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना जब वर्तमान साधनों को काम में लिया जाए तो वो सतत, धारणीय या पोषणीय विकास कहलाता है। कैसे? हम आज खनन कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो विशेषज्ञों ने इतना जो स्टडी किया है उसके अनुसार वो ये उनका ये कहना है कि अगर इसी पेस के साथ, इसी गति के साथ हम लोगों ने खनन किया तो आने वाले 50 से 60 सालों के अंदर लगभग सारे खनिज जो है खत्म हो जाएंगे। तो फिर हमारे बाद की 4 पीढ़ियों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो विकास जब किया जाए वो ऐसे किया जाए कि हम तो उस चीज का पूरा अपने काम में ले लें जितना हम बेस्ट काम में ले सकते हैं, साथ साथ जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी तो वो बचे, उनके लिए भी तो कुछ ऐसा बचे कि वो काम में ले सके उनको। तो अगर इस प्रकार से विकास किया जाए कि हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचे, आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचे, और ये सिर्फ खनिजों के बारे में नहीं है, चाहे वन हो, चाहे आपकी संस्कृति हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे आपका सामाजिक परिवेश हो, हर चीज आने वाली पीढ़ी को उचित तरीके से हम मुहैया करा सके, हम उनको उपलब्ध करा सके, ऐसा विकास अगर किया जाएगा तो उसको सतत, धारणीय या पोषणीय विकास कहा जाएगा। कंटिन्यूअस, सक्सेसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये जो परिभाषा है ना, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आता है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं, या धारणीय या पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यूअस, सक्सेसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो व्हेन वी मीट विद द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स एबिलिटी to satisfy the needs of future generation, it called continuous, successive and sustainable development। तो ये जो sustainable development है, ये परिभाषा, सतत, धारणीय, पोषणीय विकास की ये परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखनी और समझ में भी आनी चाहिए कि भाई हम काम में ले, लेकिन हम उसको इस तरह से काम में लें कि हमारी तो जरूरतें पूरी हो ही, लेकिन वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रह जाए। इसके बाद आप पढ़ते हैं समावेशी विकास। अगली अवधारणा है समावेशी विकास। देखो नाम से पता चल रहा है, समावेश यानी मिला के, सबका मिला के विकास करना, ठीक है ना। तो इसके अंदर इसकी परिभाषा में लिखा जा सकता है, आय की समानता के साथ साथ अवसर तथा जीवन के सभी आयामों में समान मानवीय अधिकारों का समर्थन करने वाली अवधारणा समावेशी विकास कहलाती है। आय की समानता, आय की समानता का मतलब ये नहीं है कि हर एक की इनकम बराबर हो। आय की समानता का मतलब ये है कि अगर कोई 4 इंसान एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनको एक जैसी इनकम मिले, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई घर बनाने वाला मजदूर और किसी साइंटिस्ट का वेतन सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी जितनी कैपेबिलिटी है, उसकी जितनी क्षमताएं हैं, उसकी जितनी योग्यताएं हैं, उसके अनुसार उन्हें इनकम मिले। तो आय की समानता के साथ साथ अवसर की समानता, कि भाई जो जितना योग्य है उसे उतने अवसर भी मिले।
और जीवन के सभी आयामों, आयाम क्या होते हैं, अलग अलग डिफरेंट जो इनके पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा एक सामाजिक जीवन होता है, एक सांस्कृतिक जीवन होता है, पारिवारिक होता है, बाहर का जो व्यवसायिक होता है। तो हर आयाम में, हर तरह के एस्पेक्ट में समान मानवीय अधिकार, सबको एक जैसे अधिकार मिले, कोई बड़ा छोटा नहीं समझा जाए सिर्फ इस बात के आधार पर कि कौन सी जाति है, कौन सा लिंग है, कौन सा धर्म है, कौन सा वर्ण है, इन बातों के आधार पर भेदभाव नहीं हो। और ऐसा समर्थन करने वाली अवधारणा क्या कहलाती है, समावेशी विकास। सो assimilated development is, it is a comprehensive concept. It's not a single concept to go with it. It's a comprehensive concept that supports equality of income. Okay, equality of income as well as equal human rights. सिर्फ इक्वालिटी इनकम में नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स में भी इक्वालिटी होनी ही चाहिए इन ऑल डायमेंशंस ऑफ लाइफ, नॉट ओनली इन राइट्स, नॉट ओनली इन इनकम, बट ऑल द डायमेंशंस शुड बी इंक्लूड इन दिस कॉन्सेप्ट। फिर बात करते हैं मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है अवधारणा है, जो कि 1990 में शुरू की गई, 1990 में मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शुरू किया गया था। ये है क्या, देखिए एक संस्था है जिस आप सबने नाम सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो सिर्फ राजनीतिक संस्था नहीं है, वो एक ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया में चाहे सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, विरासत को बचाना हो, आर्थिक हो, हर तरह के उन्नति के लिए काम करती है। तो इस संस्था के साथ साथ जो महबूब उल हक नाम के विचारक और संयुक्त राष्ट्र संघ, इन दोनों के द्वारा एक इनिशिएटिव शुरू किया गया, जिसमें ये कहा गया कि 3 चीजें नापी जाएगी। कौन सी 3 चीजें? पहली ज्ञान, दूसरी जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? देखिए, जब हम जन्म लेते हैं तो अब जैसे एक विशेष कंट्री में जन्म लेने के बाद कितना माना जा सकता है कि कोई इंसान औसतन कितना जिएगा, ये बात पता लगाई जाती है वहाँ के जीने वाले जो इंसानों की उम्र होती है उसका औसत निकाल के, एवरेज निकाल के, तो उसको जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। कि औसतन, जैसे हमारे भारत में 60 से 65 वर्ष है, कि अगर एक व्यक्ति जन्म ले रहा है तो हो सकता है 60 से 65 वर्ष जिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो जरूरी है 60 से 65 जिएगा, लेकिन औसतन इतनी उम्र निकलती है। तो जीवन प्रत्याशा कितनी है, ज्ञान कितना है, और उसके साथ जीवन स्तर कितना है। अब जीवन स्तर को कैसे नापा जाता है? जीवन स्तर को नापा जाता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। यानी ये तीनों चीजें देखी जाती है कि किसी देश में कितना ज्ञान है। ज्ञान का मतलब सिर्फ पढ़ा लिखा होना नहीं है, ज्ञान का मतलब कि किस तरह से जो है कल्चरली वो प्रगति कर रहा है, साइंटिफिकली कोई देश कितना प्रगति कर रहा है, इंडस्ट्रियली कोई देश कितना प्रगति कर रहा है। उन प्रगति के साथ साथ जीवन प्रत्याशा कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और जीवन स्तर कैसा है, जो कि किससे नापा जाता है? प्रति व्यक्ति आय से। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है, ये जो मानव विकास सूचकांक है, जिसको HDI भी कहते हैं या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं, इसको संचालित करने वाली संस्था है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना, UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आपकी बुक में प्रॉपरली ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि UNDP है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये कार्यक्रम या ये जो मानव विकास सूचकांक है, ये जो है संचालित किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स इट इज अ इंडेक्स which is conducted by UNDP, United Nations Development Program, and it was first started in 1990. Mehboob ul Haq and UNO, United Nations Organization, had started this initiative, and this is measured on 3 standards. First is the knowledge. The main or first standard which is measured in this index is knowledge. Then life expectancy. Life expectancy is an average age which is going to be predict when a kid is born. And living standard, which is obviously measured by per capita income of a country. Okay, these 3 are the measures, and according to them, Human Development Index is decided. So it is conducted by UNDP, which the full form is United Nations Development Program. अब पढ़ते हैं नियोजन।
अभी जो हमने पढ़ी वो थी अवधारणाएं, चाहे सतत विकास हो, चाहे मानव विकास हो, या फिर जो विकास, आर्थिक विकास क्या होता है, ये सब थी अवधारणाएं। इनमें से एक परिभाषा आती है और वो आपको लिखनी होती है। अब हम कुछ फैक्ट्स के साथ पढ़ते हैं। ये है भारत में नियोजन। नियोजन क्या होता है? देखो, जब हम अच्छे से कोई काम करते हैं तो काम कब सक्सेसफुल होता है? जब हम उसको प्लानिंग करके करेंगे, ठीक है ना। तो यही प्लानिंग जो है वो नियोजन कहलाती है। परिभाषा अगर आपको लिखनी हो तो प्रॉपर शब्दों में, समय, धन और संसाधनों के प्रयोग का वो तरीका, ठीक है, वो तरीका जिससे अधिकतम लक्ष्य प्राप्त किए जा सके, वो क्या कहलाता है? वो नियोजन कहलाता है। समय, धन और संसाधन, तीनों चीजें हमारे पास है। उन तीनों चीजों को ढंग से यूज करने का वो तरीका, वो प्रॉपर वे कि हम अपने अधिकतम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, वो नियोजन कहलाता है। The way to use time, money and resources so that maximum goals can be achieved is called planning. ठीक है। अब प्लानिंग के घटक, आर्थिक नियोजन के घटक क्या होते हैं? घटक किसको कहते हैं? घटक कहते हैं एलिमेंट्स को। यानी उसमें क्या क्या किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला काम किया जाता है प्राथमिकता क्रम में निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य। मतलब हम ये देख लेते हैं कि हमारे लक्ष्य हैं क्या, हमें प्राप्त करना क्या है, ये सबसे पहले डिसाइड किया जाता है। जब तक आपके पास एक लक्ष्य नहीं होगा, आपके पास एक उद्देश्य नहीं होगा, आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। भाई, आप रास्ते पर चल रहे हो, आपको पता होता है कि आपको जाना कहाँ है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपको जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, तो आप रास्ता कैसे डिसाइड करोगे? तो ऑब्वियसली सबसे पहला काम या सबसे पहला घटक जो प्लानिंग का होता है, जो नियोजन का होता है, वो यही होता है कि आप अपना प्राथमिकता क्रम निर्धारित कीजिए। प्राथमिकता क्या होती है? कि आपको किस चीज को पहले काम करना है या कौन सी चीज पहले अचीव करनी है। फिर है संसाधनों का अनुमान लगाना। अब हमने देख लिया कि हमारा लक्ष्य ये है, लेकिन हम उनको प्राप्त करने के लिए जो संसाधन काम मिलेंगे वो कितने हैं हमारे पास, ये देखना। फिर संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। अनुकूलतम का मतलब होता है जो बेस्ट यूज हम कर सकें, जिसको, जैसे हमने सस्टेनेबल पढ़ा था, तो सस्टेनेबल यूज का मतलब ये नहीं कि सारी चीजें हम ही काम में ले लें, ठीक है ना। अब खाना बनाने के लिए कोई खड़ा होए तो ये थोड़ी होता है कि जो रसोई में है उससे सबको काम, सारे मसाले सब कुछ काम में ले ले। मतलब ये कि अगर आप बेस्ट, थोड़ा सा जितना भी यूज करके और बेस्ट काम कर सकते हो, वो कहलाता है अनुकूलतम उपयोग। Let's read the elements of economic planning. Goals and objectives are set in priority order. This is the first thing which is done when we plan for something. First of all, our goals or objectives will be set and will be set in the priority orders also. Then available resources are estimated. We also have to know what resources we have and how we are going to use them. Then optimal use of the resources. And the resources we have to use them in a quite optimistic way. We have to be optimistic just because we are going to do the development, not only development, the sustainable development. Okay. अब है नियोजन। अब नियोजन कैसे किया गया हमारे देश में? नियोजन जो है वो सबसे पहले एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले नियोजन विश्व में कहाँ किया गया। तो नियोजन की जो अवधारणा है 1928 में रोशनी में आई, और सबसे पहले नियोजन करने वाला देश था सोवियत संघ, जिसको आज हम रूस के नाम से जानते हैं। वहां पहले सोवियत संघ होता था, ठीक है। तो वो सोवियत संघ ने सबसे पहले नियोजन शुरुआत की, और उसी परिपाटी को भारत ने भी अपनाया था, जो पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह होती है। तो वो शुरुआत सबसे पहले सोवियत संघ ने की थी विश्व में। कब की थी? 1928 में। भारत में जो नियोजन शुरू हुआ वो 1934 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। स्वतंत्रता से पहले ही एक अच्छे विचारक थे, नाम था एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया की एक बुक आई थी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। उसमें अच्छे से बताया हुआ है कि नियोजन क्या होता है, कैसे करना है। तो इसको आपको, इस बुक का नाम अच्छे से याद रखना है और किसने लिखी ये भी अच्छे से याद रखना है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नाम की बुक लिखी, जिसमें भारत में सबसे पहले नियोजन की शुरुआत की गई थी। सो प्लानिंग वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन दिस वर्ल्ड in 1928 by the Soviet Union. Then in India, the planning was started, it is going to be considered as starting in 1934 by M. Vishweshwaraya, and he wrote a book named Planned Economy of India. So you have to learn the name of the book and especially the author M. Vishweshwaraya, and the book is Planned Economy of
इंडिया। जब हम पढ़ते हैं भारत में नियोजन के बारे में तो जानते हैं नियोजन करने वाली, जो भारत में नियोजन करने वाली दो महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में। हालांकि 2015 के बाद नीति आयोग की शुरुआत हो गई है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन 2015 से पहले भारत में नियोजन का काम इन दो संस्थाओं द्वारा किया जाता था। तो इन दो संस्थाओं के बारे में अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। पहली है योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना जो है वो 1950 ईस्वी में की गई थी। अब योजना आयोग की स्थापना का लक्ष्य क्या था, क्यों की गई थी? इसलिए ताकि भारत आर्थिक विकास कर सके। हमने जब शुरुआत की थी इस चैप्टर की तो सबसे पहली अवधारणा ही आर्थिक विकास की पड़ी थी, है ना। सिर्फ आर्थिक वृद्धि नहीं, विकास, आर्थिक विकास किया जा सके। और तरीका क्या था योजना आयोग का विकास करने का? वो था पंचवर्षीय योजनाएं। नाम से पता चल रहा है योजनाएं ऐसी जो 5 वर्ष के लिए बनाई गई। अब आपको ये 3 फैक्ट याद रखने हैं कि अब तक जो है भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई और लागू की जा चुकी है, जिसमें से सबसे पहली जो थी वो 1951 से लेके 1956 तक, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेके 2017 तक। ठीक है, एक सिंपल सी चीज है जो आपको याद में रखनी है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 AD and the goal of it is economic development, not only the growth in economy, just economic development. The way to achieve that goal is 5-year plans, and 12 plans are made till now, and first plan was made in 1951 till 1956, and the 12th plan is from 2012 to 2017. देन राष्ट्रीय विकास परिषद, ये एक महत्वपूर्ण संस्था है। ऐसा इसलिए कि योजना आयोग का काम सिर्फ प्लानिंग बनाना था, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या था कि उस प्लानिंग को लागू कैसे किया जाए वो जानना। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो अगस्त 1952 में की गई थी, और इसका लक्ष्य क्या था? नियोजन की ये जो प्रक्रिया है इसका विकेंद्रीकरण किया जाए। देखिए विकेंद्रीकरण क्या होता है? जब हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था तो पढ़ा था कि शक्तियों को जब बांट दिया जाता है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण कहते हैं। अर्थव्यवस्था में विकेंद्रीकरण का क्या मतलब हुआ? जब कोई योजना बनेगी तो वो हर राज्य के हिसाब से बनेगी, एक विशेष क्षेत्र के लिए नहीं बनेगी, सिर्फ एक ही जगह के लिए नहीं बनेगी, पूरे देश के लिए बनेगी। तो हर राज्य के हिसाब से उस योजना का किस तरह से निर्धारण किया जाए वो कहलाता है विकेंद्रीकरण। ठीक है, अब इसके सदस्य कौन होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, और जो राज्य नहीं है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके उपराज्यपाल इनके सदस्य होते हैं, ताकि वो बता सके कि उनके राज्य की, उनके जगह की, उनके प्रदेश की नीड्स क्या क्या है, जरूरतें क्या क्या है। National Development Council, which was established in August 1952, and the goal of this this council was decentralizing the process of development. Development has to be decentralized just because each and every part needs to be developed. Then the members of this council are CMs of states. All the states, all the chief ministers of the states are the members of this council, and all the DGs. DGs means deputy governors. The deputy governors of all the United Territories, Union Territories are the member of the National Development Council. अब पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन जब आएंगे, चूंकि ये चैप्टर ज़्यादा मार्क्स गेन नहीं करता है, 3 मार्क्स का है, तो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी ऐसा ही आएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से लिख सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है ना। भारत में आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों की जानी चाहिए, इसके उद्देश्य क्या है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप इन 10 पॉइंट्स में से अगर 6-7 पॉइंट्स आराम से लिख सकते हो तो आपके मार्क्स गेन हो जाते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि उद्देश्य क्या क्या है। पहला उद्देश्य है आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करना। हमने देखा कि जब भी आर्थिक विकास किया जाएगा तो उसके कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे कि इतने प्रतिशत होगा, ये होगा। आप सब पढ़ते हैं अखबार तो ये समझते हैं कि भारत ने इस साल इतने प्रतिशत जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो ये सब जो लक्ष्य पहले रखे जाते हैं उनको प्राप्त करना सबसे पहला उद्देश्य है। फिर दूसरा उद्देश्य है गरीबी की समस्या का समाधान।
भारत की कुल आबादी का 20% से भी ज्यादा हिस्सा जो है वो गरीबी रेखा से नीचे रहता है। हालांकि प्राचीन काल में हम जरूर सोने की चिड़िया कहलाते थे, लेकिन आज का परिदृश्य बिल्कुल बदल गया है। तो ऐसी स्थिति में गरीबी भारत की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। तो प्लानिंग इस तरह से की जाए, जो नियोजन है वो इस तरह से किया जाए कि इस गरीबी की इस समस्या का समाधान किया जा सके। अब गरीबी की समस्या का समाधान से मतलब ये नहीं कि सबको सिर्फ पैसे बांट दिए जाए, मतलब उनको वो सारे समुचित अवसर उपलब्ध कराए जाए। फिर आर्थिक असमानताओं को कम करना, यही बात हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं कि आर्थिक असमानताओं को कम करना, जो गरीब हैं उनको इस तरह से प्लानिंग करके और उनको अवसर उपलब्ध कराना कि हमारे देश में गरीबी भी कम हो, आर्थिक असमानता भी कम हो और सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके। फिर है मानव संसाधन का कुशलतम उपयोग। कुशलतम उपयोग से अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति में कोई स्किल है, कोई ऐसी जो है कौशल है जिसका उपयोग किया जा सकता है, तो उसका उपयोग करना, ताकि हमारे देश के जीडीपी में वृद्धि हो, ताकि हमारे देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़े और रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना। फिर आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी देश अगर किसी और पर निर्भर रहता है तो ये उसके लिए ठीक बात नहीं है। तो जरूरी ये है कि हमारा देश हर एस्पेक्ट से आत्मनिर्भर हो, सेल्फ सफिशिएंट हो। फिर है अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। समय के साथ कदम से कदम मिलाकर हमें चलना ही पड़ेगा। जब आज के टाइम में पूरे विश्व के देशों की अर्थव्यवस्थाएं इस तरह से ग्रो कर रही है, तो हमें भी ये ग्रोथ करने की जरूरत है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें अपनी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना होगा। फिर है शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। ये एक मूलभूत चीज है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर जिस देश के नागरिक शिक्षित नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, तो वो वैसे भी अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो जरूरी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का भी उचित विस्तार किया जाए। आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करना। स्थिरता से क्या मतलब है कि ये नहीं हो कि किसी साल तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो है 10% की वृद्धि हो जाए और किसी साल जो है वो माइनस में चली जाए। अगर वृद्धि हो रही है तो उसकी वृद्धि को बनाए रखा जाए, वो कहलाती है आर्थिक स्थिरता। ग्रामीण विकास, अगर गांव से हम विकास को प्रारंभ नहीं करेंगे तो होगा ये कि हमारा देश की जो मूलभूत संरचना है वही बिगड़ जाएगी। हमारा देश जो है एक ग्रामीण देश है और जो लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है। ऐसे में गांव का विकास करना, वहां तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाना, ये सब बहुत जरूरी है। और क्षेत्रीय असमानताओं की समाप्ति। हमारे देश बहुत विविधता भरा देश है। कई जगह जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार जैसे देश है जो जो प्रदेश हैं वो घने बसे हुए हैं, और वहीं अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, इस तरह के जो प्रदेश हैं वहाँ जनसंख्या कम है। तो वहाँ पर जो है भौगोलिक उच्चावच के कारण वहाँ विकास भी अच्छे से नहीं हो पाया है। तो ये जो असमानताएं हैं इनको दूर करना। So what are the objectives of economic planning in India? First, to achieve the goal of economic development. Then second is to resolve the problem of poverty, which is the main problem of India, because 20% population of India lives under BPL or below poverty line. To minimize the inequalities of income and establishing social justice. Establishing social justice is the main object, because if we are not going to abolish poverty from our country, the difference between the castes, the difference between the classes will increase, and after that it will be dangerous for our economy. Then best use of human capital and expand employments. Fifth is to acquire self-sufficiency. It is it's very useful to get self-sufficiency for every country, because no one wants to be dependent on others. Then modernization of economy, expand education and health services, because all the economic growth depends on its citizens, and citizens should be educated and healthy also. Obtaining economic stability is another objective, and rural development is also to be gained. Termination of regional inequality is also be needed to achieve all our objectives of economic development. तो ये है आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। अगर प्रश्न आता है इनमें से कोई, तो आप इन पॉइंट्स को आसानी से लिखते हो। जरूरी ये नहीं है कि आपको 10 के 10 याद रहे, जितने भी आपको याद रहते हैं पॉइंट्स 7 या 8, तो वो आप आराम से लिख सकते हो और ये एक पूरा आंसर बन जाता है। इसमें से आपको कुछ भी फिर रिड्यूस करने की जरूरत नहीं रहती। अगला क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है कि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई उनका
परिचय दीजिए। तो भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है। शुरुआत इनकी हुई थी 1950 से, ठीक है। लेकिन बीच में कुछ जो है टॉपिक्स ऐसे आते हैं जिनमें अगर 1950 से अब तक गिना जाए तो 5-5 वर्ष करके गिनो तो कुछ शायद हो सकता है गणित गड़बड़ा जाए। तो कुछ जो टॉपिक्स आपको याद रखने वाले हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जिनमें सबसे पहले 1966 से लेकर 1969 तक, फ्रॉम 1966 टू 69, इसको प्लान वेकेशन कहा जाता है, योजना अवकाश कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत में अकाल पड़ गया था और मूल्य वृद्धि हुई थी। सो ऑल दीज आर द रीजंस, द इंडो पाक वॉर एंड देन ड्रॉट एंड देन इन्फ्लेशन। इन सब कारणों से जो है उस समय पंचवर्षीय प्लान, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो नहीं बनाई जा सकी और एक एक वर्ष की 3 योजनाएं बनाई गई थी, ठीक है ना। एक एक साल की 3 योजनाएं बनाएगी, पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाएगी और इसीलिए इस समय को जो है क्या कहा जाता है, योजना अवकाश, प्लान वेकेशन। तो एक छोटा क्वेश्चन भी बनता है कि योजना अवकाश किसे कहते हैं, या योजना अवकाश का अवधि लिखिए, या योजना अवकाश क्यों किया गया। तो ये सारा ये है कि उस समय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, अकाल पड़ गया था और मूल्य वृद्धि, एक साथ इतनी सारी आर्थिक समस्याएं आ गई थी। अब युद्ध होता है तो वहां अपनी सारी की सारी मशीनरी उस तरफ लगानी पड़ती है, तो हम अपनी इकोनॉमी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे। तो इन सब कारणों की वजह से पंचवर्षीय योजनाएं ना बनाई जाकर और एक एक साल की 3 योजनाएं बनाई गई थी। फिर आते हैं 1978 में। 1978 में जो सरकार आई थी उसने जो योजना चल रही थी उसको बीच में ही रोक दिया और नई योजना शुरू कर दी। लेकिन 1980 में फिर सरकार चेंज हुई और उसने भी क्या किया, उसी योजना को रोक तो दिया लेकिन अनवरत योजना बना दिया। अनवरत योजना का मतलब होता है कि जो चालू योजना में ही कुछ सुधार और बदलाव कर दिए जाए, कुछ अगर उसमें चेंजेस कर दिए जाए जो अभी रनिंग प्लान है, ओके, चेंजेस इन द रनिंग प्लान इज कॉल्ड प्लानिंग, कंटिन्यूअस प्लानिंग। तो इस अनवरत योजना में, चालू योजना में ही कुछ सुधार और बदलाव करके इसको जारी रखा गया। लेकिन इन 2 सालों में क्या किया गया था, योजनाओं की समय पूर्व समाप्ति कर दी गई थी, प्री एंडिंग हो गई थी। तो ये 2 साल आपको ऐसे याद रखने, नया पहले 66 से 69 उसमें क्या हुआ था, प्लान वेकेशन था, ठीक है। 66 से 69 तक प्लान वेकेशन। फिर 1978 और 1980 2 साल ऐसे गए जब योजनाओं को समय से पहले ही बंद कर दिया गया। 1990 में योजना बनाई ही नहीं जा सकी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरे विश्व में आर्थिक परिदृश्य बहुत तेजी से चेंज हो रहे थे। उस समय सोवियत संघ का विघटन हो गया था, मार्क्सवादी जो भी अर्थव्यवस्थाएं थी वो टूट रही थी। तो ऐसे में भारत में भी तेजी से राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य बदल रहा था। तो ऐसे में तेजी से बदलती राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण योजना का निर्माण नहीं हुआ, या ड्यू टू लिबरलाइजेशन। उस समय लिबरलाइजेशन की जो है, लिबरलाइजेशन लागू किया गया था, इस वजह से 1990 में फिर योजनाएं नहीं बनाई जा सकी और फिर 1992 से फिर प्लानिंग शुरू की गई। प्लानिंग वाज स्टार्टेड अगेन। 2012 को याद रखना है क्योंकि जो आखिरी पंचवर्षीय योजना है वो 2012 में बनाई गई, 12वीं योजना, जिसमें 8% आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, 8% का लक्ष्य रखा गया। तो खूब सारे छोटे क्वेश्चंस भी इसमें से बन रहे हैं। और अगर पूरा ओवरऑल 3 नंबर का ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई उनमें कुछ विशेष तथ्य क्या थे वो लिखिए, तो आप ये सारे पॉइंट वाइज वहां मेंशन कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नीति आयोग। नीति क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि या तो नीति आयोग पर टिप्पणी लिखिए, आप नीति आयोग के बारे में क्या जानते हैं, नीति आयोग की स्थापना, संगठन और कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आए तो आप अगर ये लिखते हैं तो प्रॉपर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया, तो यही इसका स्थापना दिवस है, 1 जनवरी 2015। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थापना पर की गई। इसका मतलब जब से नीति आयोग ने काम करना शुरू किया, योजना आयोग का कार्य समाप्त। तो योजना आयोग का कार्य भी 1 जनवरी 2015 से समाप्त हो गया। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, NITI, हम देख रहे हैं ना, नीति आयोग, इसका नाम ही नीति आयोग है, NITI। तो इसकी फुल फॉर्म है, N के लिए नेशनल
आई के लिए इंस्टीट्यूट, टी के लिए ट्रांसफॉर्मिंग और आई के लिए इंडिया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक्चुअल में भारत में जो भी आर्थिक विकास हो रहे हैं उनमें बदलाव की जरूरत है ताकि हम पूरी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। तो इस बदलाव के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई, इसीलिए इसका नाम रखा गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन या एक्स ऑफिशियो जो भी चेयरमैन होता है, मैंने आपको बताया था कि पदेन वो होता है जो एक पद पर होने के बाद अपने आप दूसरे पद पर जो है काबिज हो जाता है। तो पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस लिहाज से इस समय भारत नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं। फिर वर्तमान उपाध्यक्ष इसके हैं अरविंद पनगड़िया, इसके वर्तमान उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। और वर्तमान कार्यकारी अधिकारी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो इस समय है अमिताभ कांत। सदस्य इसके इन 3 के अलावा 4 अन्य सदस्य और होते हैं जिनको भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं और जो भी केंद्रीय प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल, सभी यूनियन टेरिटरीज के डेप्यूटी गवर्नर्स वो भी इनके सदस्य होते हैं। So the ex officio chairman is the Prime Minister of India of Niti Aayog, which is right now Mr. Narendra Modi. Then the deputy chairman is Arvind Pangadiya and the chief executive officer is Amitabh Kant. Except this, 4 other members will be there in Niti Aayog, and all the chief ministers of the state and all the deputy governors of the union territories. अब इसके कार्य क्या क्या हैं? सबसे पहला काम है भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। थिंक टैंक यानी भारत सरकार को ये बताना कि किस एस्पेक्ट से या किस क्षेत्र में योजना बनाई जानी है, किस क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता देनी है, नहीं देनी है, वो सब बताना। वर्किंग लाइक अ थिंक टैंक फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। फिर टीम इंडिया हब, ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, टीम इंडिया हब और ज्ञान और नवाचार हब की स्थापना करना। टीम इंडिया हब का मतलब पूरे भारत की अखंडता को ध्यान में रखते हुए, एकता को ध्यान में रखते हुए और फिर जो है विकास का कार्यक्रम चलाना, और साथ ही साथ ज्ञान, एजुकेशन, नॉलेज और नवाचार, नवाचार कहते हैं न्यू टेक्निक्स, तो उनको उनके हब की स्थापना करना ताकि जो कोई न्यू टेक्निक्स को यूज करना चाहे उसको प्रोत्साहित किया जा सके। फिर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। सहकारी संघवाद क्या होता है? जब राज्य आपस में मिलकर और इस तरह से संघ को मजबूत करने का कार्य करते हैं तो उसको सहकारी संघवाद कहा जाता है, उसको बढ़ावा देना। और सभी राज्यों को विकास का एक मंच उपलब्ध कराना, मतलब सभी राज्यों को, जैसा हमने पहले भी बात कही थी कि भारत में बहुत डाइवर्सिटी है, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग सिचुएशन है, तो उनको उनके अकॉर्डिंग एक ऐसा स्टेज अवेलेबल करवाना जहां पे आके वो अपनी बात कह सके, अपनी समस्याएं शेयर कर सके और उनका निराकरण भी भारत सरकार से करवा सके। तो ये है आपका 14th चैप्टर इकोनॉमिक्स का 3 नंबर का ये चैप्टर है। आप इस चैप्टर को जैसा मैंने लिखवाया है नोट्स, अगर आप वो याद करते हैं तो भी आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उस जो मैंने सारे नोट्स लिखवाए हैं उनसे सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, तो आपको जरूरत नहीं रहेगी बहुत सारे वर्णन पढ़ने की। आप एकदम पॉइंट वाइज इनको याद करते हैं तो आपके सारे ही क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अच्छे से पढ़िए, स्मार्टली पढ़िए और अच्छे नंबर गेन कीजिए। थैंक यू।